नमस्ते साथियों। आज वर्ल्ड स्ट्रोक डे है, विश्व पक्षाघात दिवस। आम भाषा में लकवा, पक्षाघात लकवा होता है जिसमें मरीज के कोई ना कोई अंग, कोई फंक्शन चला जाता है। ये ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़ा मेडिकल के हिसाब से बर्डन है, सोसाइटी पे एक बर्डन होता है, क्योंकि ये बीमारी लंबे समय इलाज मांगती है और पूरी तरह सुधार होने में बहुत सारी स्पेशलिटीज का रोल आता है। आज मेरे साथ हैं डॉक्टर अशोक, यंग बडिंग न्यूरो फिजिशियन, ट्रेन फ्रॉम वन ऑफ द बेस्ट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल। और मेरे साथ हैं मिस्टर पीयूष शर्मा, जो एक फार्मा कंपनी के एमडी हैं। आज का डिस्कशन, आज हम स्ट्रोक को डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम डिस्कशन के थ्रू बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को हम बता सकें। सो पीयूष जी, मैं चाहता हूं आप एज अ लेमैन, आपको जो भी लगता है कि भाई ये मेरे सवाल हैं, एक आम आदमी जो कुछ नहीं जानता है, तो आप पूछिए और हम अपने हिसाब से आपको बताएंगे। न्यूरो फिजिशियन अपने एस्पेक्ट रखेंगे, एज अ न्यूरो सर्जन मैं आपको गाइड करूंगा। प्लीज। तो सबसे पहला सवाल, जैसे एक आम आदमी के भाषा में पूछूं मैं, तो लकवा बेसिकली क्या होता है? एज ए न्यूरो फिजिशियन आप डॉक्टर अशोक कुछ हम जैसा कि सर ने शुरुआत में ही बताया कि कोई भी शरीर का अंग अचानक अगर काम करना बंद कर देता है, कोई शरीर में कमी आ जाती है, जिस तरह से अचानक से चेहरे पर कोई टेढ़ापन, जबान में लड़खड़ाहट, तुतलापन, कोई एक हिस्सा कम काम करना, अचानक से चक्कर आना, शरीर का बैलेंस खत्म हो जाना, आंखों के सामने अंधेरी सी छा जाना, ये सब लक्षण हम लकवे में मान के चलते हैं। सर, आप इस पे कुछ प्रकाश डालना। बिल्कुल। यदि आपका कोई भी शरीर का कोई भी अंग, चाहे हाथ पांव हो, चाहे आपका विजन हो, चाहे आपका टेस्ट हो, चाहे आपकी स्पीच हो, कोई भी फंक्शन जो पहले ठीक काम करता था, यदि अचानक से काम करना बंद करे या काम कम करना चालू करे, तो वो लकवे को फेवर करता है। ये लक्षण लकवे को फेवर करता है। इसको कई सारे छोटे छोटे निमोनिक्स बने हुए हैं। फास्ट एक बड़ा कॉमन निमोनिक है, जिसके थ्रू आप पकड़ सकते हो कि एफ फेशियल पाल्सी हो, ए चलने में दिक्कत अटैक्सिया हो, एस हम कहते हैं स्लरिंग ऑफ स्पीच रहती है, और टी बेसिकली आपके एक साइड के लिम्स के दी वीकनेस होती है, तो उसके लिए हम लोग ये कह के चलते हैं। तो कई तरह के निमोनिक्स हैं, बट कोई भी आपका बॉडी का फंक्शन यदि एकदम से जाता है तो अलर्ट हो जाइए, लकवा हो सकता है। तो मोटा मोटा हम इसको इस तरीके से समझे, आम आदमी की भाषा में, कि शरीर का कोई अंग अचानक से काम करना बंद कर दे या कम काम करे, तो उसको हम लकवे की कैटेगरी में ले सकते। मेरा अगला सवाल आता है डॉक्टर साहब आपसे कि कैसे व्यक्ति, कौन आदमी सब लकवे के लिए प्रोन होते हैं, किनमें मतलब क्या कहते हैं, हम कहें कि ये लक्षण आने की संभावनाएं ज्यादा होती है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि लक्षणों को पहचानने के बाद में एक डर भी होता है कि भाई मेरे को अगर ये बीमारी है, तो अगर ऐसा है तो मुझे लकवा हो सकता है। पर हम बचाव भी तो कर सकते हैं इसमें, अगर हमारे को लक्षण पता होंगे तो। बिल्कुल। मैं सबसे पहले आपको जो जो रिस्क पे हैं मैं उनका बता देता हूँ। जैसे किसी को बीपी की शिकायत चल रही है काफी टाइम से, शुगर है, या किसी को हार्मोन वगैरह की कोई थेरेपी चल रही है, मोटापा है, और किसी का वर्क शेड्यूल ऐसा है जिसमें सिटिंग फिजिकल इनएक्टिविटी जिसको हम कहते हैं, सिटिंग आवर्स उसके ज्यादा है, तो ये सब रिस्क पे रहते हैं, ये सब रिस्क पे। एज ए न्यूरोसर्जन आप अगर एज अ न्यूरोसर्जन, हम लोग ऐसा, स्ट्रोक प्राइमरली न्यूरो फिजिशियंस की डिजीज है। हम लोगों का रोल स्ट्रोक मैनेजमेंट में डायग्नोसिस के बाद आता है, पर यस, एज अ रिस्क फैक्टर यदि मैं कहूँ, जो ओवर द टाइम मैंने नोटिस किया है, स्ट्रेस। आज के टाइम में एक स्ट्रेस, यंग एज स्ट्रेस के साथ बहुत सारी डिजीजेस पैदा कर रही है, खुद के लिए मुझे नहीं पता। वेरी बैड हैबिट्स, स्मोकिंग, अल्कोहल। पहले हम कहा करते थे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, सर्टेन ड्रग्स जो इस तरह के कारण हुआ करती थी। अब सीडेंट्री लाइफस्टाइल, ओबेसिटी, ये सब चीज़ें जो नई चीज़ें, स्ट्रेस, ऑफिस आवर्स, लेट ऑफिस आवर्स, लोग नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हैं,
पूरी नींद, एडुकेट स्लीप नहीं ले पा रहे, उनकी बॉडी की रिदम, एक हर बॉडी के अंदर एक सर्कैडियन रिदम होती है, वो रिदम टोटली डिस्टर्ब खुद ही कर रहे हैं। तो इससे बहुत सारी डिजीजेस रिस्क बढ़ते जा रहे हैं, और स्ट्रोक डेफिनेटली उसमें से एक है। यदि आप देखें, अभी बहुत कॉमन हो गया है कार्डियक स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक, जो पहले केवल ओल्ड एज में हुआ करते थे, आजकल बहुत यंग 25, 30, 35 इनमें भी आ जाते हैं। कुछ सर्टेन ब्लड वेसल्स की डिसऑर्डर्स होते हैं जो बाय बर्थ भी होते हैं और डिटेक्ट उस समय होते हैं, जिनकी वजह से हेमरेज होने का रिस्क ज़्यादा होता है ब्रेन में, और वो पेशेंट भी कभी कभी स्ट्रोक करके प्रेजेंट होते हैं, बट वो समहाउ कहीं जेनेटिक लिंकेज में जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति को, ये तो मतलब आपने बहुत ही बढ़िया एक दिए कि लक्षण कैसे हम पहचान सकते हैं भाई, जिनके आनुवंशिकता है तो उनको तो विशेष ख्याल रखना पड़ेगा, साथ में बीपी और इन सब की बीमारियों वालों को भी ख्याल रखना पड़ेगा, दिनचर्या पे बात करनी पड़ेगी। मेरा अगला सवाल है डॉक्टर साहब आपसे कि ये इसका जैसे लकवा किसी को आता है तो उसका हम मतलब कहते हैं प्राथमिक उपचार, हर जगह हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं है, कहीं पे कुछ हुआ, ऐसा हुआ कि हमको लक्षणों के आधार पर पता चलता है कि इसके लकवा आया है, तो हम क्या प्राथमिक उपचार करें एक आम आदमी की भाषा में? सबसे पहले तो अगर नज़दीकी अस्पताल में पहुंचाया जा सकता है मरीज को, तो सबसे पहली कोशिश वो होनी चाहिए। फिर भी मरीज को जैसे इस तरह कोई लक्षण आते हैं, कोई एक तरफ कमजोरी आती है, बैलेंस बिगड़ता है, तो सबसे ज़्यादा रिस्क होती है कि वो मरीज को गिरने के चांस होते हैं। तो गिरने की वजह से, हेड इंजरी होने की वजह से कुछ और नए कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। कहीं आग के नज़दीक हो, कोई पानी भरा हो, वहाँ पे बैठा हो, तो उस तरह के उस रिस्क, उस चीज़ से संबंधित कॉम्प्लिकेशन होने के चांस होते हैं। और कई बार आजकल ये होता है, आजकल नहीं काफ़ी टाइम से चल रहा है कि मरीज को अचानक कोई, किसी को भी बेहोशी आ गई या फिर इस तरह का कुछ हो गया, तो लोग बाग ऐसे जूस पिलाने का या पानी पिलाने की कोशिश करते हैं जबरदस्ती, जो कि गलत है। क्योंकि अगर लकवा हुआ है तो जिस तरह से एक हाथ पैर का काम करना बंद हो जाता है, वैसे ही खाने पीने वाली अपनी मांसपेशियां हैं वो भी कमजोर पड़ जाती है। अगर अपन जबरदस्ती उनको जूस वगैरह पिलाने की कोशिश करेंगे तो वो फेफड़े में जाने की रिस्क होती है, तो उससे निमोनिया होने का रिस्क बढ़ जाता है, जो आगे फिर उस चीज के लिए ठीक नहीं है, उस चीज को बढ़ावा दे, कॉम्प्लिकेट कर देगा। तो ये कुछ चीजें बेसिक है जो अपने को ध्यान रखना है। एज अ पेशेंट ये सही में जरूरी है कि पेशेंट का सराउंडिंग एनवायरनमेंट पहले उसके लिए सेफ हो। बहुत कॉमन है, आप कई बार होता है, पेशेंट्स आते भी हैं हमारे पास, आए हेड इंजरी के लिए, पर प्राइमरी प्रॉब्लम उनको स्ट्रोक निकला। क्यों? आप गाड़ी चला रहे थे और आपको एकदम से स्ट्रोक आ गया, अब आप गिर गए। तो ये बाई स्टैंडर्ड्स, आसपास के लोगों के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहीं पे भी एक्सीडेंट हो, कोई भी पेशेंट हो, पहले उसका सराउंडिंग सेफ करो। अभी रिसेंटली एक बड़ा न्यूज़पेपर में भी आया था जहाँ पे चोट लगी और वो लोग बीच के डिवाइडर पे खड़े थे, सेफ्टी देखी नहीं और एक दूसरे ट्रक ने उनको एक्सीडेंट कर दिया। तो ये बहुत कॉमन चीजें हैं कि यदि पेशेंट, कोई आदमी सिक है, तो उसको पहले सेफ एनवायरनमेंट प्रोड्यूस किया जाए, उसको कहीं ऐसी जगह अगल बगल जहाँ पे भी सही किया जाए। उसके बाद डेफिनेटली जितना जल्दी हो सके प्राइमरी कोई भी आपका जो हॉस्पिटल है, नियर बाई हॉस्पिटल, ठीक है। एक ये बहुत कॉमन चीज है, डॉक्टर साहब बता रहे थे कि लोग खिलाना, मुंह में कि होश आ जाए कुछ खिला दे, मुंह में पानी डाल दे, वो बहुत गलत प्रैक्टिस है। स्ट्रोक को कई लोग मिर्गी से कंपेयर करके जूता सुंघाना, मुंह में कुछ डालना, बहुत तरह की भ्रांतियां होती हैं लोगों में। तो ये सब चीजें गलत हैं। यदि आपको, आम आदमी को मैं ये कहूंगा, यदि आपको तो यदि कोई चीज गलत लगे तो कृपया, यदि आप उस चीज के लिए ट्रेंड नहीं है तो कोई ऐसा काम ना करे जिससे आपके मरीज को नुकसान हो जाए। और उस स्थिति में सबसे अच्छा यह कि आप उसको नियरेस्ट हॉस्पिटल ले जाइए। तो हमें विशेष ध्यान इस चीज पे रखना है कि हमें मरीज को तुरंत प्रभाव से नियरेस्ट हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए। सराउंडिंग से सेफ करो, और जब तक ट्रांसपोर्टेशन अरेंज होता है आप पेशेंट की सेफ्टी को ध्यान रखें, सेफ करके फिर हॉस्पिटल, तुरंत एम्बुलेंस बिल्कुल कॉल करी बिल्कुल। जाए और हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। इसका कुछ ऐसा भी होता है कि समय का प्रभाव, जैसे कुछ गोल्डन पीरियड आप लोग कहते हैं कि लकवे के लिए गोल्डन पीरियड का एक टाइम होता है, तो वो क्या है? बिल्कुल होता है। इस पे हम मान के चलते हैं कि जिनमें नस ब्लॉक होने की वजह से लकवा हुआ है, उनके लिए हम 3 से 4.5 घंटे मान के चलते हैं कि उस समय
हम थक्का गलाने वाला इंजेक्शन दे सकते हैं अगर वो मरीज एलिजिबल होता है उस चीज के लिए। ये फिर 4.5 घंटे बाद में ये ऑप्शन खत्म हो जाता है हमारे यहाँ। उसके अलावा बहुत सी चीजें होती भाई, 6 घंटे भी होते हैं, 12 घंटे भी होते हैं, लेकिन उसमें एंजियोग्राफी करके कुछ क्लॉट है तो वो थ्रोम्बेक्टमी वगैरह का कई प्रोसीजर होते हैं। लेकिन मोटा मोटा ये मान के चले कि 3 से 4.5 घंटे, ये टाइम तो आपको बिल्कुल खराब नहीं करना है। अगर ऐसा कुछ होता है आपको तो तुरंत अस्पताल लेके आना है जहाँ ऐसी सुविधा है, जहाँ पर ऐसा इंजेक्शन दिया जा सकता है। बहुत आप इस पे कुछ प्रकार इसमें ऐसा समझिए, हम आदमी मतलब एक तो देखिए सब अवेयरनेस में ये भी आता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके आपके सराउंडिंग में ऐसा कौन सा हॉस्पिटल है जहाँ इस तरह की सुविधाएं हैं, जहाँ वो इंजेक्शन, क्योंकि वो इंजेक्शन थोड़ा कॉस्टली होता है, हर हॉस्पिटल में अवेलेबल भी नहीं होता। तो पहला तो आप ये पता करके रखिए कि कौन सा हॉस्पिटल है जहाँ सुविधाएं हैं, जहाँ न्यूरोफिजिशियन भी हैं, जहाँ न्यूरोसर्जन भी हैं, जहाँ बाकी टीम है, आईसीयू है, जहाँ सीटी स्कैन है, एमआरआई, जहाँ सुविधाएं हैं, जहाँ आपका समय बचेगा। तो पहली चीज तो आप इसी, क्यों, ब्रेन के लिए एक बड़ा स्टैंडर्ड है, टाइम इज ब्रेन। आपने जितना समय बचाया उतना ही आपने अपना ब्रेन बचाया, समय निकलता गया ब्रेन खराब होता गया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, अर्ली द बेटर। हम जितना जल्दी पहुंचे, जितना जल्दी हमारे मरीज का डायग्नोसिस बने और जितना जल्दी उसका इलाज शुरू हो, हमारे मरीज के लिए वो उतना ही अच्छा होता चला जाता है। लकवे कई तरह के होते हैं, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं, नस ब्लॉक होती है, नस फट जाती है। ब्लॉक में तो खून की सप्लाई बंद हो जाती है तो वो एरिया डैमेज होता जाता है। तो उस केस में ये इंजेक्शन जो हमें से थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स होते हैं, स्पेसिफिक क्लॉट, स्पेसिफिक एक शरीर में कहीं उस क्लॉट पे जाके काम करते हैं और रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं। ऐसा नहीं है, समय से यदि लगाए तो इस इंजेक्शन के रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स बहुत अच्छी रिकवरी करते हैं। एज ए न्यूरोसर्जन आपका इस लकवे के केस में क्या हमारा यहाँ पे रोल आता है, कभी कभी जब नस फटी हो और नस ज्यादा बड़ा क्लॉट बन गया हो और मरीज की जान को खतरा हो रहा हो, तो उस समय हमको इमरजेंसी ऑपरेशंस करने पड़ते हैं और इमरजेंसी ऑपरेशन करके हम लोग वो क्लॉट निकालते हैं जिससे मरीज की जान बच सके। ये भी है, जितना जल्दी, अगेन सेम चीज, टाइम इज ब्रेन। आप जितना जल्दी इन चीजों पे कर पाते हो, आप उतना ज्यादा ब्रेन को बचा पाते हो, जिससे भविष्य में उतना ही मरीज के सुधरने की संभावनाएं बनती चली जाती है। बहुत ही उपयोगी सलाहें आपने दी हैं। और इसमें जैसे अब हमारी गोल्डन पीरियड पे बात हो गई है, हमारा इसका उपचार का क्या तरीका रहता है? एज ए न्यूरोफिजिशियन आपने बताया, तो थोड़ा इस पे जनता को, आम आदमी के लिए क्या दवाइयाँ कितने लंबे समय तक चलती है, कैसी होती है? अगर पीयूष नस ब्लॉक होने की वजह से अगर मरीज को लकवा हुआ है तो सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात तो ये होती कि आपने जैसे एक हाथ पैर काम करना बंद कर दिया तो सबसे वो आदमी अपने परिवार वालों के ऊपर निर्भर हो जाता है। खाने पीने की दिक्कत होती है, उसके लिए हम नाक में नलकी डालते हैं जो पेट में जाते हैं, तो दूध जूस वगैरह जो भी हमको देना होता है उधर से देते हैं। खून पतला करने के लिए दवाइयाँ चलती हैं। खून पतला करने की दवाइयाँ कि भाई अभी जो हुआ है उस तरह का आगे भविष्य में स्ट्रोक नहीं हो, उस तरह के सिम्टम नहीं है, तो उसको रोकने के हिसाब से हम खून पतला करने वाली दवाइयाँ चलाते हैं। बाकी मरीज की स्थिति के अनुसार जो भी हमको इलाज उचित लगता है वो हम देते हैं। कसरत हम कराते हैं, फिजियोथेरेपी वगैरह, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है ऐसे मरीजों में। ये सब इलाज अगर नस ब्लॉक हुई तो हमारे पास। एज ए न्यूरोसर्जन बेसिकली हाँ, हम लोगों का, अगर मैं इसमें जा न्यूरोसर्जन, हम लोग क्या करते हैं, जैसे लकवे का कोई भी पेशेंट, बहुत सारे लोग पूछते भी है लकवे के पेशेंट को, सर कितने दिन अस्पताल में भर्ती रहेगा, कितना कैसे इलाज चलेगा, क्या होगा होगा। पहली चीज तो ये समझना बहुत जरूरी है कि यदि आपके शरीर का कोई अंग का फंक्शन गया है तो उसको रिस्टोर होने में समय लगेगा, आपको समय बहुत देना पड़ता है। दूसरी चीज, हॉस्पिटलाइजेशन के जो फायदे होते हैं, देखिए जब भी लकवा आया किसी को तो कहीं ना कहीं कोई ट्रिगर, मतलब बॉडी में कोई एक्टिविटी ऐसी स्टार्ट हुई है जहां से सिस्टम खराब हो रहा है, तो सिस्टम को रीसेट होने में समय लगता है। यदि खून का थक्का, आपके नसें, खून की नसें ब्लॉक हो रही हैं, बहुत कॉमन,
30% इंसिडेंस है कि यदि मस्तिष्क में लकवा आता है तो साथ में दिल का दौरा पड़ जाता है। तो शुरू का कुछ समय रिस्क वाला समय होता है, इसलिए हॉस्पिटलाइजेशन बहुत जरूरी होता है कि पेशेंट को आईसीयू में मॉनिटर किया जा सके कि यदि कोई और चीज आ रही है, समस्या आ रही है तो उसका समाधान हो सके। दूसरा, जब हम खून पतला करने के इंजेक्शन लगाते हैं तो एक रिस्क बढ़ जाता है कभी कभी नस फटने का, तो अगेन उस चीज के इलाज का वो भी मॉनिटरिंग हो जाती है। तीसरा फायदा जो होता है हॉस्पिटलाइजेशन, जब हम इलाज करके चलते हैं हम साथ में ये चीजें भी चेक करते चलते हैं कि मरीज को क्यों हुआ, क्या कारण था। तो उसकी खून की जांचें होती हैं, उसकी एमआरआई, उसका हार्ट की जांच होती है, गर्दन की खून की नलियों की जांच की जाती है कि क्या कारण है जो मरीज को लकवा आया, ताकि हम मरीज को आगे इस चीज के लिए गाइड कर सके। बहुत सारे कारण ऐसे होते हैं जो प्रिवेंटेबल हैं, जिनको हम यदि हम ट्रीटेबल, हम उनको यदि इलाज चालू करते हैं तो मरीज को आगे भविष्य में लकवा आने की संभावनाएं कम होती चली जाती है। हम मरीज के परिजनों को भी एक ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल के हिसाब से चीजें बता पाते हैं। जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं खिलाना पिलाना, डेफिनेटली मरीज अब खुद नहीं खा पाएगा तो न्यूट्रिशन, मरीज को न्यूट्रिशन के लिए जरूरी है तो नाक की नली के थ्रू खिलाना है, पर हम तो खिला सकते हैं, आम आदमी नहीं खिला सकता, तो हम उसको हॉस्पिटल में वो चीजें सिखाते हैं। कसरतें, भाई मेरे को पता है, एक फिजियोथेरेपिस्ट को पता है, पर यदि गांव में फिजियोथेरेपिस्ट की सुविधा नहीं है तो वो उस समय घर के परिजन वो चीजें सीख सकते हैं। क्योंकि ऐसा होता है स्टार्टिंग में हम डॉक्टर्स का काम है, कुछ समय बाद हम वो धीरे धीरे फैमिली को सिखाते हैं कि अब आप इसके केयर टेकर हैं, आपको घर पे कैसे इसको संभालना है। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये नहीं है कि 5 दिन में इसका इलाज हो जाएगा, 10 दिन में इलाज हो जाएगा, नहीं, ये कंटिन्यूस ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसमें समय समय पे सब लोगों का रोल आता जाता है। और एक समय के बाद सबसे ज्यादा रोल परिवार वालों का होता है। परिवार वाले जितना ज्यादा लगकर अपने मरीज की मेहनत कर सकते हैं, मरीज का केयर कर सकते हैं, आप समझिएगा मरीज उतना ज्यादा ठीक होता है। यदि परिवार वालों ने घर पे उसका ध्यान नहीं रखा तो लकवे के मरीज जनरली खराब होकर आते हैं। ये तो आपने बहुत ही उपयोगी सलाह दी है। परिवार को भी ट्रेन किया जाता है, हॉस्पिटलों में ऐसे ट्रीटमेंट दिया जाता है कि इस टाइप के हॉस्पिटल ढूंढने चाहिए और वहां पे भर्ती कराना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अब एक अगला सवाल आता है कि क्या दिनचर्या का कोई प्रभाव पड़ता है एज ए न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन? आप मेरे को इस पे थोड़ा सा कि मतलब किस तरह की दिनचर्या, हम अपनी दिनचर्या में क्या सुधार करें? दिनचर्या अपनी हेल्दी रहे तो बहुत अच्छा है। जैसे सुबह उठ के कम से कम आधा घंटा या फिर 1 घंटा दौड़ लगाने का, या फिर ब्रिस्क वॉक जिसको हम कहते हैं, जल्दी जल्दी चलने की, ताकि थोड़ा पसीना आए, सांस फूले, इस तरह से तो वो काफी पॉजिटिव इफेक्ट अपने शरीर में लाता है। थोड़ा वजन पे कंट्रोल अपन कर सकते हैं। और दूसरा, शाम को जैसे कहते हैं रात को जल्दी सोने की आदत हमारी होनी चाहिए। इसमें जो शरीर में कुछ एंजाइम्स या हार्मोन्स में बदलाव होते हैं, अगर वो नहीं हो तो फिर वो सब चीजों में फिर एक तरह से पॉजिटिव इफेक्ट दिखाते हैं। बाकी सर थोड़ा एज ए न्यूरो सर्जन मैं तो ये कहूंगा खतरों के खिलाड़ी ना बने, जिंदगी एक मिली है उसको संभाल के चलें, अपनी दिनचर्या में कोई ऐसा काम ना करें जिससे शरीर को नुकसान होता हो, और वो सारे काम करिए जिससे आपके शरीर को फायदा आए। सुबह समय से सोकर उठेंगे, उठ के हम कसरत किया करेंगे, हम समय से खाना खाएं, नाश्ता करेंगे, दोपहर का खाना समय पे, रात का खाना समय से, दिमाग जितना हमको नींद की जरूरत है उतना हम सोएंगे, हम किसी भी आलतू फालतू चीजों के स्ट्रेस तनाव में ना पड़े, हम नशे से दूर रहें। देखिए नशा क्विक आपको वो हैप्पीनेस देता है, क्विक जॉय देता है, पर नशा लॉन्ग टर्म में आपको बहुत नुकसान देता है। तो ना शराब, ना तंबाकू, ना बीड़ी सिगरेट गुटखे दुनिया भर के आजकल अवेलेबल हैं, पर मेरी सबको सलाह है यदि आप सचमुच स्वस्थ रहना चाहते हैं, यदि आप सचमुच अपने दिमाग की चिंता करते हैं तो आप प्लीज नशे से दूर रहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसका लॉन्ग टर्म में नुकसान आता है, लोगों को नहीं पता चलता, पर कभी कभी परमानेंट डैमेज हो जाता है। तो नशे से दूर रहना चाहिए, ये आम जन से अनुरोध करता हूं मैं।
और इसके साथ मेरा एक अगला प्रश्न है कि हम लोग जो एक आम जनता होती है उनको इसमें मतलब क्या कहते हैं, जब ये इलाज लंबा चलता है तो हमें दवाइयाँ ले लेके खानी होती है, तो कई बार हम अपने आप ही बाई डिफॉल्ट ही कर लेते हैं कि हमें लगने लग जाता है कि हम ठीक हो रहे हैं। तो क्या ये सही है या गलत? दवाई बंद करने का डिसीजन और वापस शुरू करने का डिसीजन, ये सब अगर डॉक्टर के हाथ में रहे तो वो ज्यादा उचित है। सच्चाई है ये। आम जनता की वो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो उसमें मैं यही मतलब नहीं है कि करनी एक हमारा चाहिए। एक रहता है कि अब तो ठीक हो गए, अब तो मेरे कोई दिक्कत नहीं है, मैं एकदम फिट हो गया। दवाई बंद नहीं करनी चाहिए। जैसे अब किसी को नस ब्लॉक होने की वजह से लकवा हुआ है तो फिर उसकी जो खून पतला करने वाली दवाई है वो लंबे समय तक चलती है। मैं तो यूं कहूंगा कि भाई ताउम्र चलती है, जब तक कि उस दवाई से कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो जाए। तो इसलिए अपने हिसाब से बंद नहीं करनी चाहिए, डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। कुछ चीजें ऐसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ब्रेन को यदि कुछ होता है तो वो परमानेंट होता है। वो बॉडी, ब्रेन मास्टर कंप्यूटर, आपका पूरे शरीर पे उसका असर आता है। तो ब्रेन के साथ लेके ना कभी भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, कभी भी नहीं। तो मेरा मानना है आप डेफिनेटली अपने डॉक्टर के टच में रहिए। जब तक डॉक्टर कहे तब तक दवाई खाइए। यदि डॉक्टर समय पे आपकी कोई जांच की कहता है तो आप जांच कराइए। बहुत सारे लोगों को लगता है अरे यार डॉक्टर जबरदस्ती दवाई लिख रहे हैं, जांच करा रहे, कहते नहीं, ये गलत है। यदि आपको ब्रेन की समस्या है और यदि कोई डॉक्टर आपके ब्रेन की चिंता कर रहा है तो आप डेफिनेटली उसको इज्जत दीजिए। वो आपके लंबे समय में आपका दोस्त ही साबित होगा। दूसरी बहुत जरूरी चीज आम आदमी को मैं करना चाहूंगा, क्वैकरी, देसी दवाइयां, ये झोला छाप, ये आपका बहुत बड़ा नुकसान करके चले जाते हैं, बहुत बड़ा नुकसान करके जाते हैं। मैं किसी ऐसे स्पेसिफिक चीजों के अगेंस्ट नहीं हूं, पर बहुत सारे मरीज ऐसे आते हैं जो देसी दवाइयां खाकर आते हैं। ये किसी को नहीं पता वो देसी दवाइयां क्या है। क्यों? वो लोग कभी कोई जांच कराते नहीं, उनको ये नहीं पता कि नस फटी थी या नस ब्लॉक हुई थी। पर ये हमने पाया गया कि वो जो देसी दवाइयां दी गई उसके बाद मरीजों की किडनी पे असर आ जाता है। अब ऐसा समझिए, एक लकवे का व्यक्ति, लकवा आया है तो डेफिनेटली उसके शरीर में खराबी है। फिर बीपी, शुगर और भी बहुत सारी बीमारियां इन लोगों को ज्यादा होती ही हैं ऑलरेडी, और उसके साथ उसने कोई ऐसी दवाई खा ली जिससे उसकी किडनी भी खराब हो गई। तो उसमें खुद तो का आप नुकसान समझिए करना हाँ भी है। कि शरीर का दिमाग, मुख्य अंग एक वो खराब कर लाए, दूसरा किडनी आप खराब कर लाए। और फिर क्या है सबसे बड़ी बात, देखिए ठीक है जिम्मेदारी कोई नहीं लेता, पर 100% जो देसी दवाइयां आपको दे रहे हैं वो आपको यदि कोई नुकसान कर देते हैं वो आपके लिए आंसरेबल नहीं है, वो आपको कुछ नहीं कहेंगे, भाग जाएंगे वो तो वहां से। तो ऐसा क्यों काम किया जाए? आज जब हर स्टेप पे गवर्नमेंट भी इतना कर रही है, प्राइवेट सेक्टर भी इतना कर रहा है, इतनी अवेयरनेस चल रही है, हर एक के पास स्मार्टफोन है, हर एक के पास स्मार्टफोन है, हर कोई फालतू रील देखता है तो इससे अच्छा काम की चीजें देखे। स्ट्रोक, लकवा, कौन सा आपके आसपास का हॉस्पिटल है जहां आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलेगा, क्या इसका स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, कहां कहां हम सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियंस ले सकते हैं, इन सब की जानकारी रखो। और यदि आप समझदार, एक ट्रुथफुल सिटीजन है, आपको लगता है कि मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूं, तो आपको अवेयरनेस भी फैलानी चाहिए। आपकी सराउंडिंग वालों को भी बताना चाहिए कि भैया मेरे परिवार को नहीं, सबको इस चीज का फायदा है। बहुत ही उपयोगी सलाह दी है आपने डॉक्टर साहब। मैं समझता हूँ कि लकवे से लेके जो छोटी मोटी बातें थी उनको आप लोगों ने काफी अच्छी तरीके से कवर किया है, और एक आम आदमी के जो क्वेरीज होती है उनको आपने काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया। सो थैंकफुल टू यू। और मैं आम जनता से भी डॉक्टर अशोक, आप लकवे के बारे में कुछ और आपको लगे जो एक आम जनता को आप मैसेज देना चाहते हैं? मैं तो मेडिकल से जुड़ा हुआ आदमी हूँ सर, तो मेरी तो यही सलाह रहेगी, अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत होती है तो अस्पताल लेके आइए, कहीं इधर उधर ले जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो कॉम्प्लिकेशन होना होता है वो शुरू के टाइम में ही होता है। अगर उस टाइम भी आप इधर उधर लेके घूम रहे हैं, अगर जो मेडिकली हम उसको ठीक नहीं मानते, अगर आप वहाँ पे लेके घूमते हैं तो आप अपने मरीज का नुकसान कर रहे हैं। जितना आप ऐसी कंडीशन हो जाने पे जितना आप चिकित्सक की सलाह और चिकित्सक का उपयोग करेंगे वो आपके लिए अच्छा रहेगा।
डॉक्टर पंकज आप भी कुछ थैंक यू फ्रेंड्स। आज मेरे ख्याल से हम आम पब्लिक को बहुत सारी चीज़ें डाउट्स क्लियर कर पाए। डेफिनेटली ब्रेन की हर एक को चिंता करनी चाहिए। वर्ल्ड स्ट्रोक डे मनाया इसीलिए जा रहा है क्योंकि इतनी बड़ी बीमारी है, इतने लार्ज स्केल पे लोगों को इफेक्ट करती है। हम लोग जो एक इंडेक्स होता है डेली लाइफ का, आपका वर्क लाइफ इंडेक्स होता है, जिसमें हम चेक करते हैं कि यार कोई बीमारी से कोई आदमी कितने दिन छुट्टी करता है। तो लकवा एक वो बीमारी है जिससे लोग महीनों महीनों सालों साल अपने काम से दूर हो जाते हैं। तो इसका बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ता है, सोशल इकोनॉमिक हर लेवल पे पड़ता है। ये बहुत बड़ी डिजीज है और मेरे ख्याल से हर एक व्यक्ति को इसकी बेसिक जानकारी होनी जरूरी है। तो मैं चाहूंगा यदि आप लोगों को कोई भी सवाल हो, आप लोगों को कोई भी चीज के बारे में और जानकारी चाहें तो प्लीज कमेंट पूछिए, संपर्क कीजिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। हम यदि आपकी मदद कर सकेंगे तो हम लोग कहीं ना कहीं अपने आप को एक जिम्मेदार नागरिक कह सकेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।